हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं हूं दुआकर और आप देख रहे हैं जीएस टेल्स। जीएस टेल्स के इस बहुत ही फाइनल रिवीजन जो सेशन चल रहा है, थीमेटिक सेशन, उसमें आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गवर्नमेंट स्कीम्स का ये फाइनल एंड चौथा पार्ट है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये थीमेटिक सेशन सब बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहे होंगे और उसकी उपयोगिता भी आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो सीधी सी बात है, जो लोग नए हों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो हमारे पुराने साथी हैं वो वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और लाइक कर दें। चलिए शुरू करते हैं। फाइनल एंड पार्ट फोर्थ, गवर्नमेंट स्कीम्स, ऑर्गेनाइजेशंस। ऑर्गेनाइजेशंस तो नहीं है इसमें, प्रोग्राम एंड पॉलिसीज है। सबसे पहली जो स्कीम है वो है इथेनॉल इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। ये कोई नई स्कीम नहीं है, ये पुरानी स्कीम ही है, लेकिन इसमें कुछ अपडेट्स आए हैं, इस वजह से ये न्यूज़ में फिर से बनी हुई है। क्या अपडेट्स हैं? अपडेट्स इसके ये हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हाल ही में 9 एथनॉल ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल दे दिया है। ठीक है, इससे क्या होगा, ये इथेनॉल इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के अंतर्गत इनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा 9 इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट्स को। ठीक है, इन इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट्स के अंतर्गत ये उम्मीद की जा रही है कि ये प्रोड्यूस करेंगे 35 करोड़ लीटर्स ऑफ इथेनॉल। ठीक है, 35 करोड़ लीटर इथेनॉल को ये प्रोड्यूस करेंगे, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, अच्छा, ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि इन 9 में से 3 आर मोलासेस बेस्ड एंड 5 आर ग्रेन बेस्ड। तो ऐसा ना हो कि ऑप्शन में दे दे, यूपीएससी खास तौर से खेल सकती है कि टोटली बेस्ड ऑन मोलासेस बेस्ड या टोटली बेस्ड ऑन ग्रेन। ठीक है, तो दोनों पे बेस्ड है। रिसेंटली इंडिया ने लॉन्च किया है इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट, इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोजेक्ट। ठीक है, इसमें क्या होगा कि पेट्रोल में इथेनॉल भी मिलाया जाएगा। करंट टाइम पे अभी हमारी जो लिमिट है वो है 20% मिलाने की। ठीक है, पेट्रोल में, पेट्रोलियम में 20% इथेनॉल को मिला के जो है ब्लेंड किया जाएगा। ब्लेंडिंग मतलब उनको मिलाना उसमें। ठीक है, अगर वर्ल्ड वाइज देखा जाए तो ब्राज़ील एंड यूएसए जो हैं वर्ल्ड के लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ इथेनॉल ऑयल फ्यूल हैं। ठीक है, इथेनॉल फ्यूल के जो लीडिंग मैन्युफैक्चरर हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा, वो ब्राज़ील और यूएसए बनाते हैं। ठीक है, इतना ज़्यादा बनाते हैं वो तो 100% इथेनॉल ब्लेंडिंग करते हैं। ठीक है, यूएसए एंड ब्राज़ील जो हैं 100% इथेनॉल ब्लेंडिंग करते हैं। इंडिया तो अभी फिलहाल 20% पे ही है, तो काफ़ी पीछे है। ठीक है, फिलहाल चल रहे हैं, तो यही अच्छी बात है, धीरे धीरे स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, अगली स्कीम है नेशनल पेंशन स्कीम में जो है T+2 से घटा के T+4 ईयर से घटा के T+2 ईयर कर दिया गया है टर्न अराउंड टाइम। इसका मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो जान लेते हैं कि नेशनल पेंशन स्कीम क्या है। इसमें क्या होगा ना, आपको कुछ पैसा जो है डिपॉजिट करना होगा, मनी डिपॉजिट करना होगा कुछ साल के लिए, कुछ साल क्या, मिनिमम 10 ईयर। ठीक है, जब आप इसमें डिपॉजिट करेंगे तो कम से कम 10 साल के लिए आप पैसा निकाल नहीं पाएंगे। ठीक है, तो निकाल नहीं पाएंगे, फिर उसके बाद 10 साल के बाद गवर्नमेंट आपको 8 to 10% जो है इंटरेस्ट इस पर देगी आपके मनी पे। तो लेकिन वो 10 साल बाद आपको निकालना होगा तब। ठीक है, जब आप 10 साल बाद निकालने जाएंगे तो पहले क्या था इसमें कि ये T+4 था, T+4 स्कीम थी, अब इसको घटा के T+2 ईयर कर दिया गया। T+4 का मतलब होता है जब 10 साल के बाद जब आप उसको विड्रा करने जाएंगे अपना पैसा, तो आज आपने मतलब फॉर्म भरा, फॉर्म फिल किया, अपील किया, अप्लाई किया, तो 4 दिन बाद मिलना था। अब जो है T+2 का मतलब हो जाएगा कि 2 दिन बाद ही आपको पैसा मिल जाएगा। जैसे कि जनरल सेविंग अकाउंट में क्या होता है, आज गए आज ही फॉर्म फिल किया जो बैंक्स में, विड्रा कर लिया उसी दिन। लेकिन नेशनल पेंशन स्कीम के अंतर्गत ऐसा नहीं है, आपको जब भी अपना पैसा निकालना होगा तो 2 डेज आफ्टर द रिक्वेस्ट आपको आप पैसा मिलेगा। किसके अंतर्गत है ये? पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, PFRDA के अंतर्गत ये नेशनल पेंशन स्कीम है। ठीक है, तो T+2 T+4 ये टर्म अभी न्यूज़ में था, क्या है कैसे है ये आप जान सकते हैं कि नेशनल पेंशन स्कीम के अंतर्गत आता है। और ये टाइम 4 दिन से घटा के 2 दिन कर दिया गया है। यूपीएससी इस तरीके से टर्म के बेस पे पूछ सकती है
यूपीपीसीएस जो है तो सीधा पूछेगा कि अब कितना कर दिया गया। अगली स्कीम है, अगली स्कीम भी पुरानी स्कीम है लेकिन इसमें एक माइलस्टोन अचीव हुआ है। क्या? आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ने 25 करोड़ हेल्थ रिकॉर्ड्स को लिंक कर दिया गया है। किससे? आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट्स के थ्रू, आभा अकाउंट्स के थ्रू। ठीक है, तो 25 करोड़ हेल्थ रिकॉर्ड्स को आभा अकाउंट्स में लिंक कर दिया गया है। ये एक अचीवमेंट है, इस वजह से ये जो है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन फिर से न्यूज में आ गया है। आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, ये आभा अकाउंट क्या है? ये आभा अकाउंट भी शायद एक की टर्म के रूप में एग्जाम में पूछा जा सकता है, नहीं तो आपको पता होना चाहिए कि आभा अकाउंट क्या होता है। इसमें क्या होता है कि एक 14 डिजिट नंबर्स का ये अकाउंट होता है, डिजिटल अकाउंट होगा आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। ठीक है, इसमें आपका हेल्थ, जो भी इंसान रहेगा जिसका ये अकाउंट नंबर रहेगा, उसका हेल्थ रिकॉर्ड मल्टीपल स्टॉक होल्डर्स एंड सिस्टम के थ्रू जो है आपका एक पर्सन का हेल्थ रिकॉर्ड इसमें सेव रहेगा। 14 डिजिट्स के जो आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट अर्थात आभा अकाउंट में सेव रहेगा, जिससे कि ठीक है नंबर यूज टू आइडेंटिफाई द पर्सन एंड हिज हेल्थ रिकॉर्ड्स। ठीक है, किसी पर्सन को आइडेंटिफाई करना, उसके हेल्थ रिकॉर्ड्स या उसकी प्रीवियस जो है क्या क्या हेल्थ प्रॉब्लम्स रही हैं, वो सारी चीज़ें उसकी प्रोफाइल में मिल जाएंगी। तो आभा अकाउंट में आपको सब मिल जाएगा। अगली स्कीम है, रिसेंटली the central government started matching the data from the ई-श्रम पोर्टल to that of the राशन कार्ड। ठीक है, इसका मतलब ये है कि राशन कार्ड और ई-श्रम पोर्टल में कौन कौन लोग जो हैं इन्होंने रजिस्टर किया है, कौन कितने लोग कॉमन हैं। ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा कि राशन कार्ड जो इशू होते हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट इसके अंतर्गत इशू होते हैं, जो कि खुद अपने आप में डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो आता है वो डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत आता है। तो इसमें यही देखा गया है कि ई-श्रम पोर्टल पे और राशन कार्ड में ठीक है कितने कितने लोग हैं जिन्होंने मतलब इस पे अपने आप को रजिस्टर किया है। तो मैचिंग में देखा गया 28.6 करोड़ ई-श्रम रजिस्ट्रेंट्स हैं, अर्थात 28.6 करोड़ लोगों ने ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्टर किया है, जबकि उसमें से कॉमन लोग हैं 20.63 करोड़ लोगों ने एनएफएसए डेटाबेस में भी अपने आप को रजिस्टर किया है। ठीक है, तो अर्थात 20.63 करोड़ कॉमन है। ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि ई-श्रम पोर्टल सुन रहे हो तो ई-श्रम पोर्टल है क्या? ई-श्रम पोर्टल एक ऐसा पोर्टल है, ठीक है, जिससे कि कह सकते हैं कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर अर्थात लेबर मिनिस्ट्री के द्वारा 2021 में अगस्त 2021 में बनाया गया था एक ऐसा पोर्टल जो कि नेशनल डेटाबेस का काम कर सके। किसके लिए नेशनल डेटाबेस का काम कर सके? माइग्रेट एंड अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए। ठीक है, ऑल इंडिया लेवल पर जो माइग्रेंट वर्कर हैं, जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर हैं, उनका डेटाबेस प्रिपेयर करने के लिए एक जो है पोर्टल, ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया जिसको बोलते हैं ई-श्रम पोर्टल। अगस्त 2021 में यूनियन लेबर मिनिस्ट्री के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, ये इंडिया का पहला नेशनल लेवल डेटाबेस है जिसमें कि अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स इंक्लूडिंग गिग वर्कर्स एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स, ठीक, उनका डेटा इस पर सेव किया जाएगा। गिग वर्कर का मतलब पता है? गिग वर्कर का मतलब होता है जैसे कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जो वर्कर्स काम में लिए जाते हैं, ठीक है, उनका फिक्स्ड एम्प्लॉयमेंट नहीं होता है, किसी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर, जैसे 2 दिन के लिए, 2 घंटे के लिए। मान लो अगर आप, मैं कहूँ कि ये जो स्विगी वाला होता है ना, स्विगी वाले जो डिलीवरी बॉय होते हैं या जोमेटो वाले हो गए, ठीक है, या ऑनलाइन डिलीवरी ऐसे जो भी करते हैं, ये सब गिग वर्कर्स के अंतर्गत ही आएंगे। ठीक है, इस तरीके से तो कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पे जो काम होता है वो गिग वर्कर्स होते हैं। अदरवाइज जो और जो होते हैं परमानेंट को प्लेटफॉर्म्स वर्कर्स होते हैं। ठीक है, तो अनऑर्गेनाइज वर्कर्स के लिए ये नेशनल लेवल का डेटाबेस प्रिपेयर करने के लिए यूनियन लेवल मिनिस्ट्री ने ई-श्रम पोर्टल लॉन्च किया था अगस्त 2021 में। ठीक है, अब इस ई-श्रम पोर्टल को लिंक किया गया है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन स्कीम के अंतर्गत भी। ठीक है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन स्कीम क्या है? इसमें जो ओल्ड एज के लोग हैं, ठीक है, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के जो ओल्ड एज वाले लोग हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है, ये स्कीम लॉन्च की गई थी, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन। ठीक है, अगली स्कीम है नेशनल जियो स्पेशियल पॉलिसी 2022। बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम, मुझे लग रहा है कि जरूर इसे कोई ना कोई सवाल इस बार एग्जाम में पूछा जाना है। ठीक है, नेशनल जियो
स्पेशल पॉलिसी, जैसा कि नेम से ही पता चल रहा है कि जियो टैगिंग, जियो रेफरेंसिंग के लिए किसी जगह को, किसी प्लेस को, ठीक है, प्लेस को जियो रेफरेंसिंग के लिए यूज किया जाएगा। अभी जब आपको पता चलेगा कि ये जो नेशनल जियो स्पेशियल पॉलिसी 2022 है, जो कि दिसंबर 2022 में लॉन्च किया गया था, उसने रिप्लेस किया है नेशनल मैप पॉलिसी 2005 को। जो 2005 की नेशनल मैप पॉलिसी है, उसकी जगह पर नेशनल जियो स्पेशियल पॉलिसी 2022 लॉन्च किया गया। तो अब इसलिए पता चल जाता है कि किसी प्लेस को, किसी लैंड पार्सल को, किसी इंडस्ट्री को, किसी भी बिजनेस की जगह को, ठीक है, वो अगर आपको मतलब मैप पे लोकेट करना है, जियो रेफरेंस देना है, तो वो होगा नेशनल जियो स्पेशियल पॉलिसी 2022 के अंतर्गत, ठीक है। जिससे कि क्या होगा कि जो लोकेशन सेंट्रिक इंडस्ट्रीज हैं, उनको, उनके बारे में इंफॉर्मेशन किसी को भी मिल सकती है, ठीक है। अच्छा, इससे इसका एक और भी बहुत ही सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ये है नेशनल जियो पॉलिसी, जियो स्पेशल पॉलिसी 2022 का, कि गवर्नमेंट का जो एम है ना, जियो रेफरेंस ऑल द लैंड एरिया बाय मार्च 2024, मार्च 2024 अर्थात अगले साल 2024 तक गवर्नमेंट का एम है कि भारत के पूरे लैंड एरिया को जियो रेफरेंस कर दिया जाए। उसमें भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है नेशनल जियो स्पेशल पॉलिसी 2022। जियो रेफरेंस का जैसे मैंने बताया कि कोऑर्डिनेट्स इंश्योर कर दिए जाए, कोऑर्डिनेट्स दे दिए जाए, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, वो अगर दे दिए जाए किसी जगह को, तो आप उसकी एग्जैक्ट लोकेशन जान सकते हो। जैसे कि मैप में जब दिखाया जाता है ना, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन आप जान सकते हैं, उसको बोलते हैं जियो रेफरेंसिंग, ठीक है। मार्च 2024 तक इंडिया का जो एम है कि पूरे लैंड रिकॉर्ड्स को जियो रेफरेंसिंग कर दिया जाए। करंटली कितना है? करंटली 36% ऑफ द लैंड हैज़ बीन जियो रेफरेंस्ड, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा ही टारगेट है। अभी 36% चल रहा है और अगले साल तक हमें पूरा का पूरा जियो रेफरेंस करना है, तो बड़ा टारगेट है, ठीक है। लेकिन जो शोर से चल रहा है तो काम हो भी सकता है, उसके लिए ये न्यूज में इसीलिए भी है ना, क्योंकि इस जियो रेफरेंसिंग के लिए अभी और भी लोगों से टाई अप किया गया है। फिलहाल इसी स्कीम में आगे बढ़ते हुए अगर देखा जाए तो इंडिया सिर्फ अभी तीसरी कंट्री है वर्ल्ड में, ठीक है, जो चाहती है अपने लैंड पार्सल को जियो रेफरेंसिंग करना, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट और यूनाइटेड किंगडम ने पहले ही कर लिया है। यूनाइटेड स्टेट और यूनाइटेड किंगडम के बाद इंडिया तीसरी ऐसी कंट्री है जो जियो रेफरेंसिंग ऑफ लैंड पार्सल्स कर रही है, ठीक है। जियो रेफरेंसिंग क्या होता है वो हमने बता ही दिया आपको पहले से ही, ठीक है। तो किस किस जगह इसका यूज होगा, इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इंफॉर्मेशन इज क्रूशल फॉर वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन। कौन कौन से एप्लीकेशन हो सकते हैं इसके, कौन कहाँ कहाँ अप्लाई हो सकता है? जैसे कि अर्बन प्लानिंग में यूज हो सकता है, डिजास्टर मैनेजमेंट में यूज हो सकता है, ठीक है। जियो रेफरेंसिंग हुआ रहेगा तो आपको तुरंत कहाँ पर आपदा हुआ है, कहाँ पर डिजास्टर हुआ है, तुरंत आप पहुँच सकते हैं। तो जो कैजुअलिटीज़ होंगी उससे ज़्यादा जल्दी उसको सेव किया जा सकता है, बेहतर डिसीजन लिया जा सकता है, प्रिसीजन एग्रीकल्चर, ठीक है, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट सब बेहतर हो सकता है। तो तमाम फ़ायदे हैं, ये तो कुछ ही गिनाया गया है, ठीक है। तो जियो रेफरेंसिंग के ये सारे फायदे होने वाले हैं। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, अगली स्कीम पीएमबीजेपी। अच्छा, इस स्कीम को सुन के, इसको मैं इसलिए भी अपने स्लाइड में इंक्लूड किया हूँ क्योंकि सुन के आपको लगेगा हाँ इसको बीजेपी ने ही लॉन्च किया होगा, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, लेकिन ऐसा है नहीं। फिलहाल ये अपडेट में आया है, इस वजह से न्यूज़ में आया है, ठीक है। अब अगर जो इसमें जो फिगर लेके आए अगर उसको पढ़ें, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, ये है डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल ने इसको लॉन्च किया था। वो डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल किसके अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत, ठीक है। ये जो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना है, इसको लॉन्च किया गया था 2008 के नवंबर में, ठीक है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि ये बीजेपी गवर्नमेंट ने लॉन्च नहीं किया था, इसको लॉन्च किया गया था 2008 में, जबकि मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी, अर्थात कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, लॉन्च किया गया था 2008 में। करंटली इसमें होता क्या है, इसमें जो है मतलब ऐसे जन औषधि परियोजना केंद्र खोले जाते हैं, बीजेपी केंद्र खोले जाते हैं, जहाँ पर कि जेनेरिक मेडिसिन जो होती हैं, ठीक है, जेनेरिक मेडिसिन
प्रोवाइड की जाती हैं और उनके लिए अवेयरनेस प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है। अब जेनरिक मेडिसिन आप बोलेंगे क्या होता है? जेनरिक मेडिसिन वो होती है ना, जैसे कि जनरली क्या होता है, कोई जो मतलब मेडिकल इंस्टीट्यूशंस होती हैं या दवाइयों को फार्मास्यूटिकल इंस्टीट्यूशन, जैसे कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ठीक है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने मान लो कोई दवा की खोज की, ठीक है, उसमें अपना वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे, ढेर सारा इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसके बाद जो है प्रोडक्शन कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, है ना, एंड स्टोरेज, प्रोक्योरमेंट, सारी चीज़ों का कॉस्ट जोड़ के एक प्राइस डिसाइड करेंगे, ठीक है, उस दवा की कितनी कीमत होगी। तो जनरली ऐसी दवाइयाँ जो होती हैं काफ़ी महंगी होती हैं, लेकिन जब वही फार्मूला किसी दूसरे इंस्टीट्यूशंस को मिल जाए, फार्मास्यूटिकल इंस्टीट्यूशंस को मिल जाए, तो बहुत आसानी से वो जो है दवाइयाँ बना सकता है। तो जब वो आसानी से दवाइयाँ बना लेगा सेम फार्मूले पे, बहुत कम दाम में मिलेंगी, तो उसको बोलते हैं जेनेरिक मेडिसिन। वही वही सेम फार्मूला यूज़ करके जब मतलब बिना रिसर्च एंड डेवलपमेंट के वो दवाइयाँ बनाई जाती हैं तो सस्ती मिलती हैं, उन्हें बोले जाते हैं जेनेरिक मेडिसिन। ठीक है। ये जो प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना योजना है, भारतीय जन औषधि परियोजना केंद्राज हैं, वहाँ पर जो है यही जेनरिक मेडिसिन को ही प्रोवाइड किया जाता है, जो कि काफ़ी अफोर्डेबल एंड सस्ती होती है। करंटली इंडिया में 9,082 जन औषधि केंद्राज हैं, ठीक है, जिसका कि टारगेट है गवर्नमेंट का कि दिसंबर 2023 तक 10,000 कर दिया जाए। ठीक है। करंटली 9,082 हैं, दिसंबर 2023 के लास्ट तक 10,000 प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना केंद्राज खोले जाने का टारगेट है। ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी है, ये जो परियोजना केंद्राज खोले जाते हैं ना, प्रधानमंत्री PMBJP केंद्राज, ये जरूरी नहीं कि गवर्नमेंट ही खोले, मतलब प्राइवेट सेक्टर भी गवर्नमेंट से परमिशन लेके खोलते ही हैं। ठीक है। इससे क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट जो है बढ़ता है, और प्राइवेट सेक्टर या जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको इंसेंटिवाइज किया जाता है, उनको इनकरेज किया जाता है कि वो जो ऐसे केंद्राज खोलें, जिससे कि क्या होगा, अफोर्डेबल जेनरिक ड्रग्स एंड सर्जिकल आइटम्स प्रोवाइड किए जा सकते हैं। ये सब मैंने बता ही दिया। ठीक है। करंटली प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना इम्प्लीमेंट किया जा रहा है फार्मा एंड मेडिकल ब्यूरो ऑफ इंडिया के द्वारा। फार्मा मेडिकल ब्यूरो ऑफ इंडिया PMBI, जिसको पहले जाना जाता था ब्यूरो ऑफ फार्मा PSU ऑफ इंडिया। ठीक है। मैंने बताया कि इस प्रोग्राम के थ्रू अवेयरनेस बढ़ाना है, ठीक है, जेनरिक मेडिसिन के थ्रू एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना है, अपॉर्चुनिटी देना है, इनकरेज करना है एंटरप्रेन्योर्स को, जिससे कि वो PMBJP के अंदर खोल सकें। इसका जो ऑब्जेक्टिव है PMBJP केंद्र का, वो ये टू रिड्यूस द हेल्थ केयर बजट ऑफ इंडियन सिटीजन्स बाय प्रोवाइडिंग जेनरिक मेडिसिन। ठीक है, आउट ऑफ द पॉकेट जो आपका हेल्थ एक्सपेंडिचर होता है उसको कम करना है। कैसे? जेनरिक मेडिसिन के थ्रू। ठीक है। अगली स्कीम, इन ऑनर ऑफ नेशनल साइंस डे, जिसको कि फरवरी 28 को सेलिब्रेट किया जाता है, नेशनल विज्ञान दिवस, नेशनल साइंस डे फरवरी 28। ठीक है। उसके सम्मान में गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है वैभव फेलोशिप स्कीम। जैसे कि अगर आपको पता चल जाए कि किसके ऑनर में, नेशनल साइंस डे के ऑनर में लॉन्च किया गया है वैभव फेलोशिप स्कीम, इससे इसका एम पता चल जाएगा, इसका ऑब्जेक्टिव पता चल जाएगा। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? एम टू इनहेंस द रिसर्च कैपेबिलिटी ऑफ इंडियाज हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। इंडिया के जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उनकी रिसर्च कैपेबिलिटी को बढ़ाने का इसका एम है। कैसे बढ़ाएंगे? जब वो टॉप परफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशन अराउंड द वर्ल्ड, दुनिया के टॉप इंस्टीट्यूशंस के जो R&D में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो टॉप परफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ कोलाबोरेशन करेंगे, ठीक है, प्रमोटिंग एकेडमिक एंड रिसर्च कोलाबोरेशन करेंगे, तब जो है रिसर्च कैपेबिलिटी ऑफ इंडिया के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की बढ़ जाएगी। ठीक है। बस इतना ही है। स्कीम का नाम आपको पता होना चाहिए, वैभव फेलोशिप स्कीम। ठीक है। अगली स्कीम है द डेप्ट फॉरगिवनेस प्लान। डेप्ट फॉरगिवनेस प्लान का मतलब क्या है? ये पिछले साल अगस्त 24 को लॉन्च किया गया था जो बाइडेन गवर्नमेंट द्वारा। ठीक है। USA की स्कीम भी आ गई अपने स्लाइड में। डेट फॉरगिवनेस प्लान का मतलब ये है कि USA ने लॉन्च किया है कि ये स्टूडेंट लोन में 10,000 US डॉलर की छूट देंगे। ठीक है। स्टूडेंट लोन में 10,000 US डॉलर की छूट दिया जाएगा। किसको? जो इंडिविजुअल हैं, जो कि
1,25,000 1,25,000 यूएस डॉलर पर एनम से कम कमाते हैं, या जो हाउस होल्ड लेवल पर 2.5 लाख पर एनम से कम कमाते हैं, उनको 10,000 यूएस डॉलर की स्टूडेंट लोन में छूट मिलेगी। ठीक है, इसलिए बोला गया है डेट फॉरगिवनेस प्लान। समर्थ स्कीम, अगली स्कीम है समर्थ स्कीम। ठीक है, समर्थ को नहीं दोष गोसाई, किसका मतलब पता है? ठीक है, अर्थात जो बाहुबली है, जो समर्थ है, उसका उसका कोई दोष नहीं होता है, इसीलिए अपने आप को समर्थ बनाइए, है ना। समर्थ स्कीम इंडिया ने लॉन्च किया है। इसमें इसका अगर फुल फॉर्म देखा जाए, स्कीम फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग इन आईटी सेक्टर, इन टेक्सटाइल सेक्टर अंडर द स्किल इंडिया मिशन। ठीक है, समर्थ का अगर हिंदी आपको पता चले तो मतलब कि वही कैपेसिटी बढ़ाना, आपकी क्षमता बढ़ाना, है ना, क्षमतावान बनाना, आपको समर्थ करना, उसी तरीके से उसका मतलब है कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए एक ऐसी स्कीम जो टेक्सटाइल सेक्टर में कैपेसिटी आपकी बढ़ा सके, कैपेसिटी बिल्डिंग कर सके। ये स्किल इंडिया मिशन के अंतर्गत आएगी समर्थ स्कीम। ठीक है, समर्थ स्कीम जो है वो एक डिमांड ड्रिवन एंड प्लेसमेंट ओरिएंटेड अम्ब्रेला स्किलिंग इनिशिएटिव है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये अभी फिक्स स्कीम नहीं है, ये अभी जो है एक्सपेरिमेंटल लेवल पे है। अम्ब्रेला स्कीम का मतलब ही होता है छोटे लेवल पर उसको किसी खास डिस्ट्रिक्ट या किसी खास स्टेट में अप्लाई किया जाता है। उसके बाद जब वो मतलब उसकी एप्लीकेबिलिटी, उसका जो एप्लीकेशन उचित दिखता है, सही दिखता है, उसके बारे में अच्छा असेसमेंट आता है, तो उसको ऑल इंडिया लेवल पर या ऑल स्टेट लेवल पर उसको अप्लाई कर दिया जाता है। तो अम्ब्रेला स्कीम का ये मतलब होता है। तो समर्थ स्कीम जैसा कि इसका फुल फॉर्म है स्कीम फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग इन टेक्सटाइल सेक्टर, अर्थात कपड़ा उद्योग में क्षमता बढ़ाने का एक ऐसी स्कीम। ठीक है, ये डिमांड ड्रिवन है, पता चले कितना डिमांड है उस बेस पर इस स्कीम को लागू किया जाएगा और उसका प्लेसमेंट किस हिसाब से हो पा रहा है। ठीक है, इसमें करना क्या होगा, करना ये होगा, आपकी कैपेसिटी कैसे बढ़ेगी जब आपका जो स्किल सेट है, ठीक है, स्किल सेट अर्थात बेहतर स्किल्ड होंगे आप। इसी वजह से स्किल इंडिया मिशन के अंतर्गत इसको लॉन्च किया गया था, समर्थ स्कीम को। ठीक है, स्किल सेट दिया जाएगा, ठीक है, इंसेंटिवाइज किया जाएगा, जॉब क्रिएट किया जाएगा ऑर्गेनाइज टेक्सटाइल सेक्टर में। ठीक है, ऑर्गेनाइज टेक्सटाइल इंडस्ट्री में उन्हें इंसेंटिवाइज किया जाएगा, स्किल प्रोवाइड किया जाएगा, जॉब्स क्रिएट किए जाएंगे, जिससे कि जो कपड़ा सेक्टर का इंटायर वैल्यू चेन है, ठीक है, उसको बहुत ही बूस्ट मिल सके, उसको बहुत ही इंसेंटिव मिल सके। ध्यान देने वाली बात यह है कि समर्थ स्कीम में ये स्पिनिंग एंड वीविंग को छोड़कर पूरे कपड़ा और वस्त्र उद्योग तथा उससे रिलेटेड जितने भी सेक्टर्स हैं उसमें स्किल प्रोवाइड किया जाएगा, इंसेंटिवाइज किया जाएगा और जॉब क्रिएट किया जाएगा। ठीक है, समर्थ स्कीम के अंतर्गत इसके इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर्स कौन कौन से हैं, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट एजेंसी हो गई, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री एसोसिएशन हो गए, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के अंतर्गत ऐसे सेक्टरल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि सेंट्रल सिल्क बोर्ड, तो हो गया स्टेट गवर्नमेंट, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो जाएगी, ठीक है, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के सेक्टरल ऑर्गेनाइजेशन जैसे सेंट्रल सिल्क बोर्ड, ये सब जो है इसके इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर्स होंगे। मार्च 2024, ठीक है, मार्च 2024 तक इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ठीक है, समर्थ स्कीम को। समर्थ स्कीम न्यूज़ में क्यों है? ऑब्वियसली क्योंकि जैसे कि स्किल सेट बढ़ाना है, तो स्किल सेट बढ़ाने के लिए और भी इंडस्ट्री पार्टनर्स को जोड़ा जाने के लिए अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने प्लान किया है, और भी ज़्यादा इंडस्ट्री पार्टनर को जोड़ा जाएगा, जिससे कि समर्थ स्कीम के अंतर्गत स्किल्स और ज़्यादा तेज़ी से प्रोवाइड किया जा सके। एक ये जो समर्थ स्कीम है, गवर्नमेंट के एक और दूसरे एम, जो कि जो कपड़ा एवं वस्त्र एवं कपड़ा उद्योग है, उसको इस डिकेड के अंत तक अर्थात 2030 तक कपड़ा एवं वस्त्र उद्योग की जो वैल्यू है उसको 250 बिलियन यूएस डॉलर, 250 बिलियन यूएस डॉलर का बनाना चाहती है गवर्नमेंट, जो कि करंटली कितना है, 150 से 155 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी है कपड़ा एवं वस्त्र उद्योग। उसको 2030 के अंत तक 250 बिलियन यूएस डॉलर की इंडस्ट्री बनाना चाहती है इंडियन गवर्नमेंट। तो उसमें भी ये स्कीम, समर्थ स्कीम, फायदेमंद है, ठीक है, हेल्पफुल है। एनपीसी
DCS स्कीम, ये कैसी स्कीम है NPC DCS? तो अगर इसका फुल फॉर्म आपको बताया जाए, इसका फुल फॉर्म है नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज एंड स्ट्रोक। ठीक है, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज एंड स्ट्रोक, जो कि 2010 में लॉन्च किया गया था। क्यों 2010 में लॉन्च किया गया था? ऑब्वियस रीजन, प्रिवेंट एंड कंट्रोल मेजर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। इसमें बहुत सारे टेक्निकल जॉर्गन्स आ गए ना, टेक्निकल बड़े बड़े शब्द आ गए। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले आप जान लीजिए कि नॉन टेक्निकल डिजीज क्या होते हैं। ऐसी डिजीज जो किसी इन्फेक्शन के थ्रू नहीं होते हैं, हर एक इंडिविजुअल में अपने अपनी वजह से होते हैं, उनके मतलब डाइटरी प्रॉब्लम्स की वजह से, या खराब जो है मतलब पोषण उतना अच्छा ना हो पाने की वजह से। ठीक है, नॉन कम्युनिकेबल, जिसको हिंदी में बोलते हैं गैर संचारी रोग। ठीक है, संचारी रोग क्या होते हैं? जो कि इन्फेक्शन के थ्रू हो गए, मच्छर, मलेरिया, है ना, या एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल जाते हैं, वो सब जो संचारी रोग होते हैं। लेकिन जैसे कि क्या, डायबिटीज, मधुमेह, ठीक है, कैंसर, ये एक इंडिविजुअल में ही होता है। ये ऐसा नहीं कि किसी इन्फेक्शन से हो गया या किसी एक इंसान में था तो उसके कॉन्टैक्ट से हो गया दूसरे में, जो मतलब अपने लेवल में ही एक इंडिविजुअल में हो जाए। ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का मतलब हृदय रोग, ठीक है, हार्ट डिजीज। एंड स्ट्रोक का मतलब होता है जैसे ब्रेन डेड हो गया, ब्रेन हैमरेज हो गया, ये सारी चीज़ें। ब्रेन हैमरेज कब होता है? ठीक है, वही चीज़ जब ब्रेन में आपका कोई जो है नस फट जाए या नस ब्लॉक हो जाए ना, ब्लड सर्कुलेशन ना हो, तो ये सारी चीज़ें होती है, उसको बोलते हैं स्ट्रोक। तो इसको 2010 में ऐसी स्कीम को लॉन्च किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है। इसका इसका जो एम है ना, इसका जो मोटिव है, वो बहुत ही ज़्यादा खास हो जाता है। ठीक है, अभी न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि मिजोरम में एक 164 बेड का सुपर स्पेशलिटी कैंसर एंड रिसर्च सेंटर बनाया जा रहा है मिजोरम में। ठीक है, तो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के साथ जो है टाई अप किया है, एक डील लोन एग्रीमेंट साइन किया है 560 करोड़ रुपए का। ठीक है, तो 164 बेड वाला सुपर स्पेशलिटी कैंसर एंड रिसर्च सेंटर मिजोरम में बनाया जा रहा है, एकदम NPC DCS स्कीम के अंतर्गत ही। अब मैंने बता दिया कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होती हैं। ऐसी डिजीज जो जिसके लिए जो इन्फेक्शन के लिए जिम्मेदार नहीं होती हैं, जो किसी इंडिविजुअल में अपनी वजह से होती हैं, या मान लीजिए कि गुटखा वगैरह ज़्यादा, या ओवर कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल, या फिर अनहेल्दी डाइट, है ना, या कम डाइट, इन सब चीज़ों की वजह से होती हैं। कौन कौन सी होती हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस? कौन कौन सी होती हैं? जैसे कि हो गया कैंसर, हो गया डायबिटीज़, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज मैंने बताई, हृदय रोग, स्ट्रोक ना, अल्जाइमर हो गया आपका, जो क्रोनिक लंग डिजीज होता है ना, फेफड़े का। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं, ये सब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के अंतर्गत आती हैं। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2010 में नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज़, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज एंड स्ट्रोक लॉन्च किया था। इसके अंतर्गत होता क्या है? इस स्कीम के अंतर्गत होता है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट करना, ह्यूमन रिसोर्स को जो है डेवलप करना, अर्ली डायग्नोसिस, जैसे आपने सुना होगा कि कैंसर को अगर अर्ली स्टेज में पता चल जाए तो उसका डायग्नोसिस इजीली पॉसिबल है। ठीक है, हेल्थ प्रमोशन एंड मोर। ये खास तौर से फोकस करता है प्री मेच्योर कैंसर रिलेटेड जो मोर्टेलिटी है 2025 तक 25% तक कम कर देना चाहता है। ठीक है, सिक्स टू रिड्यूस प्री मेच्योर कैंसर रिलेटेड मोर्टेलिटी बाई 25%, 2025 तक 25% तक कम कर देना चाहता है। ठीक है, नीड फॉर NPCDCS, क्या नीड है आपको पता ही है, बहुत ऑब्वियस सी बात है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से जो मरने वालों की संख्या इंडिया में 60% है। इससे पता चल जाता है कि इसकी आवश्यकता कितनी ज़्यादा है। ठीक है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से मरने वालों की संख्या इंडिया में प्रति साल 60% एवरी ईयर। ठीक है, तो प्री मेच्योर डेथ्स इसकी वजह से हो जाते हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल प्रोडक्टिविटी ऑफ कंट्री प्रभावित होती है। ठीक है, अगली स्कीम है PM आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन,
जिसको कि लॉन्च किया गया था अक्टूबर 2021 में। प्रधानमंत्री आयुष भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। ठीक है, इसके 3 एस्पेक्ट्स हैं। ऑब्वियसली हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है कि पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना, इंस्टीट्यूशंस को बढ़ाना। ठीक है, सार्वजनिक जो स्वास्थ्य संस्थाएं हैं उनको मजबूती देना, आईटी इनेबल डिजीज सर्विलांस सिस्टम को बनाना। ठीक है, एंड एक्सपेंडिंग द रिसर्च ऑन इन्फेक्शियस डिजीज, इन्फेक्शियस डिजीज के ऊपर जो रिसर्च होगा उसको बढ़ाना। कितनी मज़ेदार बात है कि अभी इसके पहले ही हम नॉन इन्फेक्शियस डिजीज या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की बात कर रहे थे, अब हम कम्युनिकेबल या संचारी रोगों की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम है, इसका एक एस्पेक्ट ये भी है कि रिसर्च इन ऑन इन्फेक्शियस डिजीज को बढ़ाना। ठीक है, इसके की फीचर्स क्या क्या हैं? प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, जिसका कि शॉर्ट फॉर्म है, क्या शॉर्ट फॉर्म है? पीएम अभीम। ठीक है, पीएम ए भीम। तो इसके अंतर्गत होता है, अगर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे टेस्ट कराएं, 134 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिकल टेस्ट विल बी डन फ्री ऑफ कॉस्ट एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, इस स्कीम के अंतर्गत। ठीक है, पीएमए भीम के अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपको 134 प्रकार के विभिन्न मेडिकल टेस्ट जो हैं फ्री ऑफ कॉस्ट कराए जाएंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, इस स्कीम के अंतर्गत। ठीक है, कंटेनर बेस्ड हॉस्पिटल वर लॉन्च्ड। कंटेनर बेस्ड हॉस्पिटल का मतलब होता है मोबाइल हॉस्पिटल्स। ठीक है, मोबाइल या एक वैन में ऐसी सारी सुविधाओं से, मेडिकल फैसिलिटीज से लैस, जो कि हमेशा रेडी रहेंगे, ऐसे कंटेनर बेस्ड हॉस्पिटल को लॉन्च किया, जिससे कि नेटवर्क ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर क्रिएट किया जा सके, बड़ा नेटवर्क। ऑब्वियसली अगर मेडिकल फैसिलिटीज से लैस ऐसे वैन्स या कंटेनर बेस्ड हॉस्पिटल लॉन्च किए जा सकते हैं, तो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का नेटवर्क डेफिनेटली बढ़ेगा ही बढ़ेगा। नशा मुक्त भारत अभियान, नाम से ही पता चल रहा है कि एक ऐसा अभियान है जिसमें कि ये ड्रग्स एंड अल्कोहल से छुट्टी दिलाने का काम किया जा रहा है। ठीक है, ये किसके अंतर्गत आएगा? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। नेम से ही पता है, जो थोड़े पुराने लोग वो इसको गेस भी कर सकते हैं। ये सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट वाली बात है कि पूरे समाज में जो है नशा मुक्त भारत बनाया जाए। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट शुरू में 272 जो ज़्यादा वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट थी, ठीक है, उस पर यह लॉन्च किया गया था नशा मुक्त भारत अभियान बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ठीक है, इसका एम क्या है? ऑब्वियसली अवेयरनेस फैलाना अबाउट सब्सटेंस अब्यूज अमंग यूथ इन इंडिया। सब्सटेंस अब्यूज का वही मतलब होता है ड्रग्स एंड ओवर यूज ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल। ठीक है, तो पार्टिकुलर फोकस कहाँ होगा? हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन पे, यूनिवर्सिटी कैंपसेस पे, स्कूल्स में एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट के साथ। ठीक है, तो नशा मुक्त भारत अभियान सब्सटेंस अब्यूज के बारे में अवेयरनेस फैलाएगा। अभी न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि ब्रह्मा कुमारी जो एक इंस्टीट्यूशन है, उसने डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के साथ एक जो है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, जिससे कि इसको और इफेक्टिव एंड वाइड स्प्रेड बनाया जा सके, और वाइड बड़े रेंज पे फैलाया जाएगा और इफेक्टिव बनाया जाएगा नशा मुक्त भारत अभियान को। ठीक है, 2020 में इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया था। नशा मुक्त भारत अभियान 2020 में मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट द्वारा स्टार्ट किया गया था। जैसे कि मैंने बताया 272 जो मोस्ट वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट्स थे। इसी के साथ आपको एक चीज़ और भी थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा देना चाहते हैं, जिसे पंजाब को बोला जाता है ना, 5 नदियों के दुआब से जो बना जगह है या प्लेस है, शहर है, वो पंजाब है। लेकिन अभी उसमें जो है एक छठा दरिया भी बहने लगा है, 6 दरिया के नाम से भी जाना जाता है। पंजाब में 5 दरिया ही नहीं, 6वां दरिया भी हो गया। 6वां दरिया कौन सा है ये आप कमेंट सेक्शन में बताएं। अगली स्कीम वन नेशन वन चालान इनिशिएटिव। वन नेशन वन चालान इनिशिएटिव, जैसे नेम से ही पता चल रहा है कि पूरे देश में एक ऐसा चालान का इनिशिएटिव किया जा सके, ठीक है, जो कि पूरे देश में ही लागू। उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए करना होगा इंटीग्रेट ऑल द रिलेटेड एजेंसीज। जो एजेंसीज हैं ये चालान काटने में, जैसे कि ट्रैफिक पुलिस हो गया, ठीक है, आरटीओ पुलिस हो गया, आरटीओ हो गया, रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर हो गया, इन लोगों को
इंटीग्रेट करें, जोड़ें, एक प्लेटफॉर्म पे लेके आए, सिंगल प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। और स्मूथ कलेक्शन ऑफ ट्रैफिक फाइन्स एंड डेटा ट्रांसफर। जब सारे जो एजेंसीज हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज हैं रिलेटेड, ये चालान से रिलेटेड, जब वो एक ही प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे तो डेटा कलेक्शन में बहुत आसानी हो जाएगी, और किसको कौन सा कितना ट्रैफिक फाइन लगा है वो सब जो है उसका एनालिसिस बहुत बेहतर हो पाएगा, ठीक है। बहुत ऑब्वियस सी बात है कि आपको पता होना चाहिए, वन नेशन वन चालान इनिशिएटिव किसके द्वारा लॉन्च किया जा सकता है? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। चालान कहाँ करता है? रोड पे, हाईवे पे, तो इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे द्वारा लॉन्च किया गया। क्यों? ये चाहता है कि जो ट्रैफिक वायलेशंस होती हैं, ठीक है, उसको डिटेक्ट करने के लिए एक सीसीटीवी नेटवर्क बनाया जाए, ठीक है। सीसीटीवी नेटवर्क के थ्रू ट्रैफिक वायलेशंस को डिटेक्ट किया जाए, उसके थ्रू ऑटोमेटिक एक ई चालान जनरेट किया जाए। उसके बाद क्या होगा, ई चालान जब जनरेट हो जाएगा तो उस वाहन से संबंधित, उस व्हीकल से संबंधित जो ओनर होगा उसके मोबाइल नंबर पर कितना पेनाल्टी, उसको रिलेवेंट पेनाल्टी अमाउंट जो है भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो ये बड़ा ही स्मूथ एंड सीमलेस कलेक्शन ऑफ डेटा एंड फाइन होगा, ठीक है। इस वजह से वन नेशन वन चालान इनिशिएटिव इसको बोला गया। इसमें एक चीज़ और ये लोग जोड़ रहे हैं कि जो वाहन ऐप है और सारथी ऐप, ठीक है, उससे भी डेटा को इंटीग्रेट करेंगे। वाहन मतलब जैसे आपको पता है गाड़ी, ठीक है, व्हीकिल, व्हीकिल ऐप एक वाहन ऐप है जिसमें उसका रजिस्ट्रेशन नंबर और जो है किसके नाम पे रजिस्टर्ड है, उसका गाड़ी का नंबर, उस तमाम चीज़ें जो उससे रिलेटेड होती हैं वो सब उस पर अपडेटेड होती हैं। और सारथी मतलब कि जो ड्राइवर है जो चला रहा है, जो उनका डीएल है ना, उनकी एज और उनसे भी रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होती है वो सारथी ऐप पे अपडेटेड होती हैं, ठीक है। तो वाहन ऐप एंड सारथी ऐप के को भी इंटीग्रेट किया जाएगा एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। ट्रैफिक पुलिस एंड आरटीओ को उसी प्लेटफॉर्म पे लाया जाएगा। फिर उसके बाद जो है सीसीटीवी नेटवर्क के थ्रू जो जो ट्रैफिक वायलेट करेंगे उन व्हीकल्स का ई चालान ऑटोमेटिक काट के उनको जो उचित पेनाल्टी होगा उनके मोबाइल नंबर पे भेज दिया जाएगा, ठीक है। वन नेशन वन चालान इनिशिएटिव का यही इतना ही मकसद है। अगली स्कीम, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है हर पेमेंट डिजिटल। हर पेमेंट डिजिटल, इसका ऑब्वियस मतलब है कि सारे लोगों को, इंडिया के सारे लोगों को डिजिटल पेमेंट का यूजर बनाना है, ठीक है। इसका मेन एम यही है। इसमें कुछ खास नहीं था, बस इतना याद करना है कि हर पेमेंट डिजिटल जो मिशन है, हर पेमेंट डिजिटल जो मिशन, इसको आरबीआई ने लॉन्च किया है। बहुत आसान है याद करना क्योंकि ऑल इंडिया लेवल की स्कीम है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अलावा कौन लॉन्च कर सकता है? एसबीआई भी एक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो तो स्टेट उसमें खुद ही है, तो कहाँ ऑल इंडिया लेवल लॉन्च करेगा? बाकी कोई भी ऑल इंडिया लेवल पर जो बैंकिंग का डिसीजन होता है वो आरबीआई ही लेती है, इसलिए हर पेमेंट डिजिटल को बनाने का जो मिशन है वो आरबीआई ने लॉन्च किया है। पट्टाया मिशन। पट्टाया मिशन जो गवर्नमेंट ऑफ केरला, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ केरला का एक मिशन है जिसमें वो चाहते हैं कि लैंड रिकॉर्ड्स का जो इशू है उसको ख़त्म कर दिया जाना, ठीक है। पट्टाया मिशन को अगर इसको डिकोड किया जाए तो पट्टा देना, पट्टा देना मतलब क्या, किसी भी मतलब इंसान का जो लैंड रिकॉर्ड है उसका टाइटल उसको सौंप देना, ठीक है। तो ऑनलाइन उसके मतलब लैंड रिकॉर्ड्स किए जाएंगे, फिर उसको टाइटल जो जिसका जो जो ओनर होगा उस लैंड का उसको वो टाइटल दे दिया जाएगा, जिससे कि लैंड रिलेटेड जो इशूज होती हैं, लैंड रिकॉर्ड की इशूज होती हैं वो कम किया जा सके, ख़त्म किया जा सके, ठीक है। तो ये स्टेट गवर्नमेंट ऑफ केरला का एक इनिशिएटिव है पट्टाया मिशन, ठीक है। अब ये हुआ क्यों, ठीक है, इसको लॉन्च करने की ज़रूरत क्या पड़ी? क्या है कि जो केरला की गवर्नमेंट है ना, उन्होंने 1969 में ही, अगर मैं आपको बताऊं, 1969 में एक केरला लैंड रिफॉर्म अमेंडमेंट एक्ट पास किया था 1969 में। उसके थ्रू लेकिन एक उनसे चूक हो गई थी, वो ये कि जो कैश क्रॉप प्लांटेशन के अंतर्गत जो ज़मीन थी उसको इस लैंड रिफॉर्म एक्ट के अंतर्गत नहीं रखा गया था, उसे बाहर रखा गया था, ठीक है। लेकिन केरला एक ऐसी मतलब ऐसी जगह है, एक ऐसा स्टेट है जिसमें कि ज़्यादातर जो क्रॉपिंग होती है, ठीक है, ज़्यादातर जो क्रॉप्स होती हैं वो कैश क्रॉप्स ही उगाई जाती हैं, जैसे कि टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, है ना। तो ज़्यादातर तो ज़मीन जो हो गई वो मतलब उस लैंड रिफॉर्म एक्ट के अंतर्गत आई ही नहीं, ठीक है। तो अनडिस्टर्ब सी रह गई,
इस वजह से अभी ये पटाया मिशन इस वजह से ये लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है, पटाया मिशन को अप्लाई कैसे किया जाएगा, इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा। एक डिस्ट्रिक्ट में एक एमएलए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। ठीक है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होगी कि जो इंडिविजुअल होंगे उस डिस्ट्रिक्ट में उनको उनका लैंड टाइटल इंश्योर करना, लैंड रिकॉर्ड का उनके टाइटल उन्हें देना है। ठीक है, तो ये पटाया मिशन का पूरा उद्देश्य है। स्वदेश दर्शन 2.0 प्रोग्राम। ठीक है, स्वदेश दर्शन स्कीम आपको पता ही होगा 2014 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो उसका ये 2.0 वर्जन आया है। अगर इस फिगर को ही पढ़ा जाए तो इसमें कहेंगे मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, इनक्रेडिबल इंडिया अतिथि देवो भव स्कीम अभियान के थ्रू स्वदेश दर्शन स्कीम लॉन्च किया गया था 2014 में। उसका 2.0 वर्जन अर्थात इम्प्रूव्ड वर्जन अभी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। तो अगर बताया जाए स्वदेश दर्शन स्कीम की बात की जाए, उसमें क्या किया गया था कि थीम बेस्ड, ठीक है, टूरिस्ट सर्किट्स बनाए गए थे। थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट, जिससे कि जैसे हो गया आपका, अगर स्पिरिचुअल सर्किट की बात करें, ठीक है, एंड इको टूरिज्म बेस्ड की सर्किट की बात करें, कृष्णा सर्किट है, रामायण सर्किट है, इस प्रकार के तमाम 13 सर्किट कुल मिला के स्वदेश दर्शन स्कीम के अंतर्गत थी। ठीक है, लेकिन फिर उसमें दिक्कत क्या आई, 2.0 वर्जन क्यों लॉन्च करना पड़ा। उसमें दिक्कत ये आई कि इन लोगों ने जो है लोकल कम्युनिटी को का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा नहीं लिया था उसमें। ठीक है, उसके कुछ नेगेटिव साइड इफेक्ट्स आए, जैसे कि ओवर क्राउडिंग होने लगा, ठीक है, उन सर्किट्स पे, और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट नेगेटिव हो रहे थे। इस वजह से इन सब चीज़ों को कंसीडर करते हुए देखा गया कि बहुत ज़्यादा जो इनिशिएटिव था स्वदेश दर्शन स्कीम वो सस्टेनेबल नहीं था। ठीक है, एक्सप्लॉइटिंग लोकल कम्युनिटीज़ भी हो रही थी, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ लोकल कम्युनिटीज़ हो रही थी। ठीक है, इस वजह से बहुत ज़्यादा वो सस्टेनेबल नहीं लग रहा था। इस वजह से उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट के साथ इस बार 2.0 वर्जन पेश किया गया है। ठीक है, अब उसमें होगा क्या, कुछ खास नहीं होगा, बस यही जो उसके ड्रॉबैक्स थे, निगेटिव इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, ओवर क्राउडिंग, है ना, एंड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द लोकल रिसोर्सेज, उन सबको एड्रेस कर दिया गया है, सॉल्व कर दिया गया है। अब ज़्यादा कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट होगा, ठीक है, और सस्टेनेबल होगा। सस्टेनेबल इसी बेस पे होगा क्योंकि इन्वायरमेंटल जो सेंसिटिविटी है उसको भी अब कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, यही इस स्वदेश दर्शन 2.0 प्रोग्राम का मेन मकसद है। अब इसमें देखो पहले क्या था, जब स्वदेश दर्शन स्कीम 2014 में लॉन्च की गई थी, 13 जो है सर्किट बेस्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाए गए थे। लेकिन अभी क्या है थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट बनाए गए थे, सॉरी। अब क्या है, वहाँ से शिफ्ट हो रहा है रिस्पॉन्सिबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन। अब सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाए जाएंगे, तो टूरिस्ट डेस्टिनेशन मैनेजमेंट की तरफ शिफ्ट हो रहा है। अर्थात जहाँ पर जो डेस्टिनेशन होगा उसका मैनेजमेंट देखा जाएगा। अर्थात अब उस लेवल पर उस डेस्टिनेशन के पास पास जो लोकल कम्युनिटीज होंगी उनको दुकानें खुलवाई जाएंगी, उनको इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा इंश्योर किया जाएगा, है ना, और कोशिश किया जाएगा कि इन्वायरमेंट को ज़्यादा नुकसान ना पहुँचे। इस तरीके से उसका मतलब टूरिस्ट डेस्टिनेशन का डेवलपमेंट किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें कंसीडर की जाएंगी जिससे कि वो सस्टेनेबल हो सके एंड लोकल कम्युनिटी के लिए भी फ़ायदेमंद हो सके। ठीक है, ऐसे ये भी होगा कि जो है लोकल इन्वायरमेंट एंड कल्चर भी सेव होगा और टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप होगा। अगली स्कीम है असम टी इंडस्ट्रीज स्पेशल इंसेंटिव स्कीम। असम टी इंडस्ट्रीज स्पेशल इंसेंटिव स्कीम, इसके अंतर ऑब्वियसली आपको जैसे पता चल रहा होगा, असम की टी इंडस्ट्रीज़ को स्पेशल इंसेंटिव दिया जाएगा इस स्कीम के अंतर्गत। असम आपको पता ही है प्रीमियम टी प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है, नंबर 1 प्रोड्यूसर है अपने यहाँ टी का। ठीक है, असम सो एक से एक नंबर 1 क्वालिटी का जो टी मतलब चाय पत्ती प्रोड्यूस की जाती है। ठीक है, और जैसे मैंने अभी प्रीवियस सेशन में बताया था कि दार्जिलिंग टी को सबसे पहले इंडिया में जीआई टैग दिया गया था 2004-05 में। ठीक है, आज आपको बता देता हूँ, दार्जिलिंग जो है बिलोंग करता है वेस्ट बंगाल से, लेकिन वहाँ भी वहाँ की जो टी होती है वो भी एक प्रीमियम क्वालिटी की टी होती है। टी प्रोडक्शन वहाँ भी प्रीमियम क्वालिटी का होता है। ठीक है, लेकिन हाल फिलहाल में भी देखा गया था कि जो टी इंडस्ट्री असम में है वो फाइनेंशियल क्राइसिस को लेके बहुत
स्ट्रगल कर रही है, जिसकी वजह से वहाँ के जो टी वर्कर्स हैं उनकी लिवलीहुड भी प्रोवाइड हो रही है। इस वजह से सरकार ने सोचा, असम गवर्नमेंट ने सोचा है कि उनको असम टी इंडस्ट्रीज स्पेशल इंसेंटिव स्कीम के थ्रू थोड़ा सा उनको रिलीफ प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, तो उनका जो फाइनेंशियल क्राइसिस का दौर चल रहा था उसमें इंसेंटिव प्रोवाइड करेंगे, रिलीफ प्रोवाइड करेंगे। क्या कर सकते हैं, फाइनेंशियल बैकिंग देंगे, फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे, ठीक है, जिससे कि ऑर्थोडॉक्स टी या स्पेशलिटी टी का जो प्रोडक्शन है वो किया जा सके। इसके ऑर्थोडॉक्स टी या स्पेशलिटी टी का खास इंपॉर्टेंस ये है ना, ये मेनली एक्सपोर्ट पर्पज़ के लिए प्रोड्यूस किए जाते हैं, मतलब विदेशों में एक्सपोर्ट किया जाता है, निर्यात किया जाता है, और इस वजह से बहुत हायर कास्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है इनका। ठीक है, इसके लिए असम गवर्नमेंट ने 100 करोड़ रुपए का बजट इसके लिए एलोकेट किया है। इसके अंतर्गत ये क्या क्या करेंगे, 4 कंपोनेंट में इस 100 करोड़ बजट के थ्रू ये हेल्प करेंगे। कौन कौन से कंपोनेंट है, इंटरेस्ट सबवेंशन ऑन वर्किंग कैपिटल, जो वर्किंग कैपिटल होगा उस पर कम इंटरेस्ट लगाएंगे। ठीक है, प्रोडक्शन सब्सिडी देंगे, प्रोडक्शन में जो चार्ज होगा उस पर सब्सिडी मिलेगा। फिक्स्ड कैपिटल पे सब्सिडी मिलेगी। फिक्स्ड कैपिटल का मतलब क्या होता है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, जो लॉजिस्टिकल कॉस्ट होगा, है ना, उस पर जो मतलब जो कैपिटल है वो उसको फिक्स्ड कैपिटल बोलते हैं, उस पर सब्सिडी मिलेगी। एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स हॉलीडे, ठीक है, तो उसके थ्रू ये जो मतलब आसाम में टी प्रोडक्शन के थ्रू जो इनकम जनरेट होगा उस पर टैक्स की कुछ छूट मिलेगी। ठीक है, उसको बोलेंगे एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स हॉलीडे। अगली स्कीम है हील इन इंडिया। नाम से ही पता चल रहा है कि इंडिया में हीलिंग, इंडिया में मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, तो हीलिंग इंडिया में 2 तरीके से होता है। एक जो मॉडर्न मेडिसिन सिस्टम है, जैसे कि जो एलोपैथिक सिस्टम है, और जो इंडिया की जो ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम है जो कि आयुष सिस्टम। ठीक है, आयुष सिस्टम मतलब आयुर्वेदा वाला। ठीक है, आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, ये सब, होम्योपैथी। तो इन दोनों के थ्रू इंडिया में मेडिकल टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए हील इन इंडिया जो है नाम का गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है। अब जैसे कि आपको पता है कि इस इनिशिएटिव में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ आयुष दोनों ही कोऑपरेट करेंगे इस इनिशिएटिव को लॉन्च करने में। ठीक है, क्योंकि दोनों ही मिनिस्ट्रीज को प्रमोट, दोनों ही मेडिकल सिस्टम को इसमें हील इन इंडिया स्कीम के थ्रू प्रमोट किया जाएगा। तो ऑब्वियसली हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री एंड आयुष मिनिस्ट्री दोनों ही इसमें काम करेंगे एक साथ। कुछ और भी लोग हैं इसमें जो कोलैबोरेट करेंगे। कौन कौन से, ये सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, ठीक है, एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। ये लोग भी जो है इन दोनों मिनिस्ट्रीज के साथ कोलैबोरेट करेंगे, जिससे कि वन स्टेप हील इन इंडिया पोर्टल बनाया जा सके। वन स्टेप हील इन पोर्टल बनाया जाएगा, जिससे कि मेडिकल वैल्यू ट्रेवल को प्रमोशन मिल सके। जैसे मैंने बताया, ट्रेडिशनल इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड थेरेपीज को प्रमोट किया जाएगा, और इंडिया की पोजीशन एज ए ग्लोबल लीडर इन द मेडिकल टूरिज्म फील्ड भी जिससे कि निखर के आ सके इंडिया की छवि ऐसी। अगली स्कीम है सागर परिक्रमा फेज 4, जर्नी वॉज लॉन्च्ड ऑन मार्च 18। सागर परिक्रमा का चौथा चरण। सागर परिक्रमा की जो मेन जो एस्पेक्ट है वो बस इतना ही है कि फिशरमैन एंड अदर स्टेक होल्डर्स तथा गवर्नमेंट के बीच में, ठीक है, जो इश्यूज हो रहे हैं अब उसको रिजॉल्व करना तथा दोनों के एक दूसरे के डेवलपमेंट के लिए कार्य करना। सागर परिक्रमा का मेन इस जो एम है वो यही है। इसके थ्रू इसमें क्या वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स एंड इनिशिएटिव के थ्रू गवर्नमेंट इनकी हेल्प करेगी, फिशरमैन को उनको अपडेटेड रखेगी, जिससे कि वो उचित जो डिसीजन ले सकें, टाइमली डिसीजन ले सकें, और अननेसेसरी जो है मरीन इन्वायरमेंट को पलूट ना करें। अगली स्कीम पीएम मित्रा पार्क्स। पीएम मित्रा पार्क्स, इसमें क्या होगा कि कुछ ऐसी लोकेशन पर, ठीक है, पहले हम पीएम मित्रा का फुल फॉर्म बता देते हैं। प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपरेल पार्क्स। ठीक है, पीएम मित्रा मतलब एक ऐसी जगह जहां पर कपड़ा एंड वस्त्र उद्योग के लिए एक ऐसा पार्क बनाया जाएगा जहां पर, ठीक है, फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन,
अर्थात कपड़ा एंड वस्त्र उद्योग का सारा काम इसी एक मेगा पार्क पे ही बनाया जा सके। मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन, एक ऐसा रीजन, एक ऐसी जगह, ठीक है। तो वही है पीएम मित्रा पार्क, ठीक है। इसको अक्टूबर 2021 में ही कैबिनेट कमेटी ने जो है इसको अप्रूव कर दिया था, लेकिन उसके अंतर्गत अभी तक कोई ऐसा पार्क इस्टेब्लिश नहीं किया गया था, ठीक है। 4,445 करोड़ रुपीस का 5 साल के लिए बजट भी इसके लिए एलोकेट कर दिया गया, ठीक है। ये जो स्कीम है पीएम मित्रा पार्क स्कीम है, वो इंस्पायर्ड है प्रधानमंत्री के 5F विजन से। 5F विजन क्या है? फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन, अर्थात पहले उसका मतलब खेती में प्रोडक्शन होगा, फिर उसके बाद वो जो फाइबर बनेगा उस फाइबर को फैक्ट्री में ले जाएंगे, फिर फैक्ट्री से कपड़ा बनेगा, फिर कपड़ा जो है उसको एक्सपोर्ट किया जाएगा फॉरेन कंट्रीज में। ये हो गया आपका 5F, ठीक है, 5F विजन। इसमें स्पेशल पर्पज व्हीकल बनाई जाएगी जिसमें स्टेट गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दोनों PPP मोड में कोलैबोरेट करके काम करेंगे, ठीक है। तो अभी ये न्यूज़ में क्यों है? पीएम मित्रा पार्क जो स्कीम है वो न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि हाल ही में गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है 7 पीएम मित्रा पार्क को इस्टेब्लिश करने का। कहाँ कहाँ? तमिलनाडु में एक होगा, एक तेलंगाना में होगा, कर्नाटका में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। ये 7 स्टेट, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। जैसे कि मैंने बताया, एक इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल वैल्यू चेन का रीजन बनाया जाना है। इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल वैल्यू चेन फ्रॉम स्पिनिंग, वीविंग, प्रोसेसिंग, डाइंग, प्रिंटिंग, गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग एट वन लोकेशन। मतलब एक ही जगह पे ये सारा काम, स्पिनिंग होगा, वीविंग होगा, प्रोसेसिंग, डाइंग, प्रिंटिंग, गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग, सारा काम जो है एक ही जगह पे, उसे बोलेंगे पीएम मित्रा पार्क, ठीक है। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा होगा कि लॉजिस्टिकल कॉस्ट जो है बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। लॉजिस्टिकल कॉस्ट का मतलब जैसे मान लो एक जगह पे स्पिनिंग हो रहा है, फिर जाके 10 किलोमीटर दूर दूसरी इंडस्ट्री लगी है जहाँ पर डाइंग हो रहा है या प्रिंटिंग हो रहा है, तो उससे क्या आने जाने का और फिर प्रोक्योरमेंट का, स्टोरेज का, ठीक है, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने का, सारी चीज़ों का कॉस्ट अननेसेसरीली एक्स्ट्रा पड़ जाता है। लैंड का कॉस्ट, ठीक है, लेबर का कॉस्ट, वो सब कुछ एक्स्ट्रा पड़ जाता है। लेकिन अगर एक ही जगह पर होगा, ये सारी चीज़ें एक ही जगह पर हो जाएंगी, तो इन सब का कॉस्ट जो है कम हो जाएगा, तो जिससे कपड़े का जो है कम महंगा रहेगा, तो उसकी कम्पिटिटिवनेस, उसकी जो प्रतिद्वंदिता वो बढ़ जाएगी। तो इंडिया की जो अपरेल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, वर्ल्ड में भी उसकी कम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी, ठीक है। तो वही चीज़ है, 5 साल में इनको बनाना है। 2021 में लॉन्च किया गया था। दीज पार्क्स आर एक्सपेक्टेड टू बी सेट अप इन बाई 26-27 2026-27 तक इसको बनाना है। अगली स्कीम, छत्तीसगढ़ के जो सीएम है मिस्टर भूपेश बघेल जी ने लॉन्च किया मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना। और इसको हम अपने प्रीवियस सेशंस में भी इंक्लूड कर चुके हैं, इसलिए बहुत डिटेल में नहीं बताएंगे, बस हल्का से रिवीजन कर लीजिए। चीफ मिनिस्टर ट्री वेल्थ स्कीम, इसमें होगा क्या? फार्मर्स एंड लैंड ओनर्स को फाइनेंशियल असिस्टेंट दिया जाएगा, ठीक है, मतलब आर्थिक सहायता दी जाएगी, जिसके थ्रू वो नॉन फॉरेस्ट एरिया में अपने अपनी जगहों पे जहाँ भी वो लगा सकें ट्री प्लांटेशन करेंगे, उसको प्रमोट करें। ट्री प्लांटेशन को प्रमोट करने के लिए छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर श्री भूपेश बघेल जी ने लॉन्च किया है मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना या चीफ मिनिस्टर ट्री वेल्थ स्कीम। अगली स्कीम है प्रमोशन ऑफ ट्राइबल प्रोडक्ट्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न रीजन स्कीम, PTPNER स्कीम। जैसे कि आपको नेम से ही पता चल रहा है, प्रमोशन ऑफ ट्राइबल प्रोडक्ट्स, ठीक है, अर्थात जो ट्राइबल्स हैं उनके प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना, कहाँ के? नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के, ठीक है। अभी मणिपुर में अर्जुन मुंडा जी जो कि मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स हैं, उन्होंने लॉन्च किया ये स्कीम। इसके थ्रू होगा क्या? मार्केटिंग एंड लॉजिस्टिकल डेवलपमेंट किया जाएगा, ठीक है, जिससे कि ट्राइबल प्रोडक्ट्स का प्रमोशन हो सके नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। बस यही मेन इसका एम यही है कि लॉजिस्टिकल एंड मार्केटिंग डेवलपमेंट
इस स्कीम के थ्रू किया जाएगा, जिससे कि उनकी कॉम्पिटिटिवनेस बेहतर होगी, उनको मतलब ओवर एक्सपोजर मिलेगा अलग अलग प्लेसेस पे। उससे उनकी लिवलीहुड, जो ट्राइबल आर्टिसंस हैं उनकी लिवलीहुड बेहतर होगी। कवरेज एंड अप्लीकेबिलिटी ऑब्वियसली नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए है, तो 8 जो स्टेट है नॉर्थ ईस्ट इंडिया के, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम, इन सब जगहों पर ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा स्कीम PTPNER। ठीक है। इस स्कीम के थ्रू गवर्नमेंट चाहती है 68 ट्राइबल आर्टिसंस मेला ऑर्गेनाइज करेगी। ठीक है, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में 68 ट्राइबल आर्टिसंस मेला ऑर्गेनाइज करेंगी, जिससे कि उनको और बेहतर एक्सपोजर मिलेगा, उनका जो है मतलब ट्राइबल प्रोडक्ट्स की वैल्यू बढ़ेगी और डिमांड भी बढ़ेगी। ठीक है, इससे तमाम और फायदे होंगे, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ ट्राइबल आर्टिसंस का बढ़ेगा। ठीक है, उसके साथ ही साथ जो ट्राइबल आर्ट एंड कल्चर है उसका भी प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन होगा। अगली स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, आई थिंक इसको मतलब UPSC पूछ सकती है या स्टेट PCS भी इसको पूछेंगे ही। वन हेल्थ का जो ये कॉन्सेप्ट है, स्कीम है एनिमल पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनिशिएटिव एंड एनिमल हेल्थ सिस्टम सपोर्ट फॉर वन हेल्थ। वन हेल्थ के लिए पेंडेमिक के दौरान एनिमल का जो हेल्थ हो उसके लिए प्रिपेयर्डनेस, उसके लिए तैयारी क्या हो, और एनिमल हेल्थ सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए वन हेल्थ इनिशिएटिव को लॉन्च किया है सरकार ने। वन हेल्थ का मतलब क्या होता है? वन हेल्थ का मतलब होता है जिसमें कि इन्वायरमेंट का हेल्थ हो, एनिमल का हेल्थ हो एंड पीपल का हेल्थ हो। इंसानी हेल्थ, इन्वायरमेंट का हेल्थ और जानवरों का हेल्थ, तीनों को कंसीडर करना जिसमें किया जाएगा उसको बोलते हैं वन हेल्थ कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो और कुछ नहीं, इन चीज़ों के लिए, इन चीज़ों मतलब इन तीनों को एक साथ कंसीडर करते हुए एक ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ अप्रोच अपनाया जाए जिसमें कि इन्वायरमेंट, ह्यूमन एंड एनिमल तीनों का जो है भला हो सके, तीनों का हेल्थ इंश्योर किया जा सके। अगली जो इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है याद करने के लिए, वर्ल्ड बैंक ने इसके लिए फंडिंग किया है। एनिमल हेल्थ सिस्टम सपोर्ट फॉर वन हेल्थ प्रोजेक्ट के लिए वर्ल्ड बैंक ने फंडिंग किया है। इसमें कौन कौन से स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होंगे, जैसे कि आपको पता है इंसान, जानवर एंड इन्वायरमेंट, तीन चीज़ें इसमें कंसीडर की जा रही है वन हेल्थ के लिए। तो ऑब्वियसली बहुत सारे स्टेक होल्डर्स, जैसे कि एनिमल के लिए हो जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, और वर्ल्ड बैंक ने फंडिंग किया है। और इंसानों की हेल्थ के लिए हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट्स हो जाएंगी वेटरनरी इंस्टीट्यूशंस जो कि मतलब एनिमल हेल्थ देखती हैं, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट सेक्टर एंड अदर की स्टेक होल्डर्स। तो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं इसमें। ठीक है, तो अगर इस एग्जाम में ऐसा पूछा जाए और ढेर सारा दे दिया जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है। ऑब्वियसली वन हेल्थ कॉन्सेप्ट के पीछे तमाम स्टेक होल्डर हैं ही। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस सेशन। आशा करता हूँ कि बहुत मज़ा आया होगा, आपको काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला होगा। ठीक है, जैसा भी लगा हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, और अगर नए हों तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।